डियर स्टूडेंट्स, जीनियस एकेडमी अलवर पर लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल चीज़ें जो मैक्सिमम आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने होते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। और वैसे लास्ट चैप्टर में अपन ने एटॉमिक मास निकालने के अलग अलग तरीके देखे थे, एएमयू में कैसे निकालते हैं, ग्राम में कैसे निकालते हैं, मोल क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कवरीज कुछ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है फोकस करेंगे। जे थॉमसन का मॉडल आज के लेक्चर में और आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें टॉपिक कवर होंगे। जे थॉमसन का मॉडल देंगे एटम के बारे में, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे, क्लियर है। तो इस तरफ बढ़ेंगे अपन। आज अपन डिस्कवरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपको ध्यान हो, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने ये बताया था एक्चुअली में कि जो एटम होता है ना, इसके अंदर एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब वो इनडिविजिबल होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था एटम वर्ड अटोमियो वर्ड से बना है, ग्रीक के अटोमियो वर्ड से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, नॉन डिविजिबल, जिसको और नहीं ब्रेक कर सके, ऐसी कोई चीज को अटोमियो बोला जाता है। तो एटम भी ऐसी ही कोई चीज है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते डाल्टन के अकॉर्डिंग। डाल्टन ने ये कहा था कि सब एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। लेकिन आज की डेट में ऐसा सही नहीं है। अपन सब जानते हैं कि एटम को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो ब्रेक तो कर सकते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। इनको क्या बोलेंगे? एटम के पार्टिकल्स, इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन को इसका क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद ये मॉडल अपने आप ही फेल हो गया था जॉन डाल्टन का। मतलब जॉन डाल्टन की जो बातें थी वो बहुत फंडामेंटल बातें थी एक्चुअली में। उन्होंने ये कहा था, आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि एक ही एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं। ये बात कही थी जॉन डाल्टन ने। बट आज की डेट में ये सही नहीं है। एक ही एलिमेंट के एटम अलग भी हो सकते हैं, जिन्हें आइसोटोप बोलते हैं। बताया था मैंने आइसोटोप, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट मास नंबर अलग होता है। भाई अगर एक ही एलिमेंट के एटम सारे सेम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। एक ही एलिमेंट के 3 एटम है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। तो जॉन डाल्टन की बात उस वक्त तक ये बहुत बड़ी थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमें और चीज़ें डिस्कवरी होती गई तो जॉन डाल्टन की बातें बहुत फेल होने लगी फिर। क्लियर। उन्होंने कहा था अलग अलग एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम भी अलग अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका मास भी अलग अलग होता है। लेकिन बाद में जब आइसोबार डिस्कवर हुए तो इस बात में भी कमी नजर आने लगी, क्योंकि आइसोबार क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट होते हैं बट उनका मास नंबर सेम होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट बहुत फंडामेंटल चीज़ें उन्होंने बताई थी जिनमें से कुछ चीज़ें आज भी सही मानी जाती है। बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो जे डाल्टन से पूछा गया, हाँ भाई डाल्टन भाई बताओ, इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो एटम में कुछ होता ही नहीं, उसको आज ये डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन कैसे है फिर उसमें? भाई जो कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकती मतलब उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मैटर को तुम डिवाइड करो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को डिवाइड करो एटम, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ये जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन आज की डेट में उसको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएगी, उसके अंदर हेप्टॉन, लेप्टॉन, मियोन, मेसॉन, हिग्स बोसॉन, इतनी सारी चीज़ें। तो डिविजिबल तो होता है एटम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद पता चला। तो जॉन डाल्टन मॉडल सजेस्ट दैट एटम इज इनडिविजिबल और वी कैन से नॉन डिविजिबल, कैन से नॉन डिविजिबल। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फेज द नॉन डिविजिबल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन जब डिस्कवरी हुई ना इलेक्ट्रॉन थी, उससे मॉडल अपने आप ही फेल हो गया। अब भाई देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टफुल टॉपिक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। एक्सपेरिमेंट कैसा किया था उन्होंने, उसको अपन देखते हैं। देखो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब में। जे थॉमसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब माइकल फैराडे ने डेवलप की थी। माइकल फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स में उनका बहुत नाम है, ठीक है। करंट वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने।
लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने डिस्कवर करके रखी हुई थी सब साइंटिस्टों के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब। अलग अलग साइंटिस्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से कुछ न कुछ करते ही रहते थे जुगाड़ पानी। तो जे थॉमसन भी कर रहे थे इसी कड़ी में। तो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने डायरेक्ट नहीं की, उन्होंने कैथोड रेज के फॉर्म में की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज जो होती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये पार्टिकल हर मटेरियल में सेम होता है, हर मटेरियल में होता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल, ये हर मटेरियल की आइडेंटिटी है, हर गैस की, हर लिक्विड की, हर सॉलिड की आइडेंटिटी होती है। हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे उन्होंने बताया था, कैथोड रेज क्या होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह पाए जाते हैं, वो सब देखेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ भाई। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या था, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। 2 इलेक्ट्रोड थे इसमें, एक कैथोड और एक एनोड। सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आप ये समझ लो, इलेक्ट्रोड कोई मेटल की रॉड हो सकती है, ठीक है, या कोई इनर्ट मटेरियल हो सकता है। ऐसी कोई चीज होती है जहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं या जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड लिया, ये मेटल की एक रॉड ले ली कुछ, ठीक है, और एक इधर ले ली। एक इलेक्ट्रोड ऐसा लिया जिसको हमने कनेक्ट कर दिया एक तरह से बैटरी से या इंडक्शन कॉइल से। ये क्या चीज़ है? इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल की क्या स्पेशलिटी होती है? ये बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट करने वाली कॉइल होती है। इस कॉइल से अपन 10,000 का वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। सर इस वोल्टेज से क्या होगा भाई? इतना वोल्टेज जब अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, इन 2 रॉड्स पर, प्लस प्लेट और माइनस और प्लस प्लेट पर अप्लाई करेंगे ये वोल्टेज, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है अंदर जो गैस भरी हुई होगी इस ट्यूब में, उसमें कोई रिएक्शन वगैरह हो सकती है। ये चीज़ माइंड में थी देखो उस वक्त, ठीक है। जे थॉमसन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था। उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली इस तरीके की, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक क्या लगा दिया, डिस्चार्ज करने के लिए। डिस्चार्ज क्या होता है भाई? एटम के अंदर कोई पार्टिकल हो, उन पार्टिकल्स को बाहर निकालना अपन चाह रहे हो, क्योंकि थॉमसन के माइंड में क्या चल रहा था कि डॉल्टन ने कहा है एटम नॉन डिविजिबल है, लेकिन थॉमसन के माइंड में चल रहा था नहीं, एटम के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ निकलेगा उसके अंदर, तो मैं कुछ ना कुछ हाई वोल्टेज लगाता हूँ यहाँ पर, एटम्स भर के, गैस के मॉलिक्यूल्स भर के, ऐसा कुछ चल रहा था इनके माइंड में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड ले लिए इस काम को करने के लिए, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड ए है, एनोड बी है। कैथोड कौन सा है? जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और एनोड कौन सा है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ये चार्ज हमने कैसे लगाया? हमने जो कॉइल है इसके 2 पार्ट है, माइनस और प्लस, 2 टर्मिनल है ना इस कॉइल के, इंडक्शन कॉइल के। माइनस वाले टर्मिनस को कनेक्ट किया हमने जिस रॉड से, वो कैथोड बन गई। प्लस वाले से जिसको कनेक्ट किया वो एनोड बन गई, ठीक है। इससे अपन वैसे 10,000 की जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेट होती है, तो इसे 1000 वोल्ट की अपन वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और क्या लिया उन्होंने? एयर या गैस भरी वेरी लो प्रेशर पर, 10⁻³ mmHg पर। मतलब एक गैस ली उन्होंने, यहाँ पर एक गैस भर दी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस ले सकते हैं ना, तो गैस यहाँ पर भर दी। लेकिन गैस का जो प्रेशर था ना वो बहुत कम था। ये क्या चीज़ है देखो, 10⁻³ mmHg। हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपने सुना होगा 1 atm होता, सुना है सबने। ये 1 atm क्या चीज़ है? इसे बोलते हैं 760 mmHg प्रेशर। ये बाद में बताऊंगा जो भी फुर्सत में। इतना समझो कि जो बैरोमीटर होता है जिससे अपन प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें अगर मर्क्यूरी को फिल कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 atm प्रेशर से मर्क्यूरी उसकी वॉल पर चढ़ के 760 मिलीमीटर हाइट तक पहुंच जाएगा। इतना प्रेशर मर्क्यूरी पर लगाओ, मर्क्यूरी लिक्विड जो काला काला होता है उस पर इतना प्रेशर लगाओ कि वो प्रेशर से चढ़ते चढ़ते उस बैरोमीटर की वॉल में पर चढ़ते चढ़ते उसकी 760 मिलीमीटर हाइट तक पहुंच जाए, मतलब 76 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाए। तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? 760 mmHg प्रेशर। इसको 1 atm प्रेशर भी बोला जाता है। क्लियर है ना? अब ये 760 mmHg प्रेशर हमारे आसपास का प्रेशर होता है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। यही हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, यहाँ का प्रेशर होता है 1 atm या 760 mmHg प्रेशर। इन्होंने यहाँ जो गैस ली थी इसका प्रेशर इससे बहुत कम करा। इन्होंने इसका प्रेशर लिया था 1 mmHg, कभी 1000 बार हिस्सा, 10⁻³ mmHg, ठीक है, 0.001 1 mmHg भी नहीं। देखो हमारे आसपास का प्रेशर है 760 mmHg, इन्होंने इससे 760 गुना कम प्रेशर लिया एक, और उसका भी 1000 गुना कम। यानी कि इन्होंने
एक तरह से 76,000 गुना कम प्रेशर लिया था, बहुत कम प्रेशर लिया था, इतना समझो, वेरी वेरी लो प्रेशर लिया था यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर गैस है ही नहीं, गैस के बहुत कम अमाउंट में मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सर ये प्रेशर कम इतना कर कैसे दिया, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप यहाँ पर गैस भर दो और यहाँ वैक्यूम पंप लगा दो भैया, तो वैक्यूम पंप को जब अपन प्रेस करेंगे ना तो एयर बाहर निकलेगी और वैक्यूम पंप में चली जाएगी, ऐसा पंप जिससे वैक्यूम जनरेट हो जाए, यानी ऐसा जैसी जगह बन जाए जहाँ गैस ही ना हो या हो तो बहुत कम हो, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल गिने चुने रह गए, 1000-2000 मॉलिक्यूल, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत कम मॉलिक्यूल गैस के यहाँ पर है। जिससे क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इतना कम प्रेशर क्यों रख रहे हैं, इससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा, तो अगर कुछ पार्टिकल निकला तो उसको ट्रेवल करने में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होंगे, सटे हुए होंगे, तो गैस उनमें से निकला हुआ पार्टिकल ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, डिस्कवरी फेल, हम जो निकालना चाह रहे हैं वो सब फेल हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रेशर बहुत ही लो लिया जाता है। आपके माइंड में जो क्वेश्चन था वो मैंने रिजॉल्व कर दिया कि सर प्रेशर इतना कम क्यों लेते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो इससे आसानी से हम डिस्चार्ज करा सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करा, एयर या गैस वेरी लो प्रेशर पर लिया, वैक्यूम पंप क्यों लिया मैंने बता ही दिया आपको, फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड बिहाइंड परफोरेटेड एनोड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड है ना, एनोड, ठीक है, इसको परफोरेटेड लिया, परफोरेटेड मतलब इसमें छेद कर दिए, छेद पोर्स कर दिए, इसमें पोर्स कर दिए, तो इसलिए परफोरेटेड एनोड बोलते हैं इसको, ठीक है। परफोरेटेड एनोड लिया और इसके पीछे, इस एनोड के पीछे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की आप वॉल देख रहे हो, दीवार देख रहे हो ना, इस दीवार पे उन्होंने क्या कर दिया था, इस दीवार पे उन्होंने जिंक सल्फाइड नामक एक मटेरियल होता है, इससे वो कर दिया था, पेंट कर दिया था यहाँ पर एक तरह से, इसको अप्लाई कर दिया था। यहाँ भी करा था, उनको ये लग रहा था इधर भी आ सकती है कोई पार्टिकल, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है, ये उनके माइंड में कहीं था, ठीक है। तो अभी इधर आएगा तो इसलिए हम इसको इधर दिखा रहे हैं, जिंक सल्फाइड मटेरियल से इन्होंने कोट कर रखा था इसको, ठीक है, एनोड को। चलो एनोड के मतलब एनोड के पीछे वाली वॉल को जिंक सल्फाइड से कोट कर रखा था। अच्छा साहब, हाई वोल्टेज इंडक्शन, ये क्यों कर रखा था अभी बताता हूं मैं आपको। हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल, हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल, ये रहा 10,000 वोल्ट्स का। अब देखो हुआ क्या, किस तरह की क्या कहानी चलेगी जरा समझो। यहां से जैसे ही 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो क्या होता है, जरा ध्यान समझना। इतना हाई वोल्टेज है कि यहाँ पर जो एटम्स थे गैस के, उन एटम्स के अंदर से, जरा समझना, ये जो एटम्स हैं गैस के, इन एटम्स के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। उस वक्त पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है, बस डाल्टन ने कह रखा था एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, खुचुप से इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकले, क्लियर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो थे ये एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कहाँ जाने लगे, प्लस की ओर। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मटेरियल है कैथोड का, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकले, गैस के मॉलिक्यूल से उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकले जितने कि इस इलेक्ट्रोड मटेरियल से निकले, ठीक है। तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन निकले, ध्यान समझना। कुछ इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकले, गैस के मॉलिक्यूल से, लेकिन वो डायरेक्ट थोड़ी निकलेंगे, उससे पहले तो इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अरे जैसे ही तुम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो गर्म होने लगेगा, ठीक, गर्म होने से क्या होगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये भी किसी न किसी मैटर से ही मिलकर बना है, ये इलेक्ट्रोड, क्लियर है नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसमें एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा, क्लियर है नहीं। और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ जो बीच में गैस भरी हुई थी दोनों एनोड कैथोड के बीच में, उससे टकराया, उसको आयनाइज किया, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन टकराया तो और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलने लग गए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एक मतलब वेव बन गई, एक धारा सी बन गई, स्ट्रीम सी बन गई, ठीक है, और एक रेस बनी जिसको अपन ने कैथोड रेस कहा। और ये दिख नहीं रही थी जे थॉमसन को, ये दिख नहीं थी, इनविजिबल रेज होती है। कैथोड रेस कैसी होती है, इनविजिबल, ना दिखने वाली रेज होती है, इनविजिबल रेज बनी, क्लियर है नहीं। तो ये रेज जो थी, इन पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन थे इनके अंदर, तो ये प्लस की ओर जाने लगी एनोड की ओर, क्लियर है नहीं। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा, ये भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है इधर जाएंगे, इसमें सो के निकलेंगे, क्लियर है। तो ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं, जरा सुनना, जिंक सल्फाइड की प्लेट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं, ठीक है,
तो अचानक से एक स्पार्किंग सी होती है, जैसे बिजली चमकती है ना, एक चमक सी क्रिएट होती है। और जैसे ये चमक क्रिएट होती है, जे थॉमसन के माइंड में भी चमक क्रिएट हो जाती है। उनको लगता है कुछ ना कुछ मैंने डिस्कवरी कर दी है। अच्छा, तुम ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि चमक क्रिएट कर दी इन्होंने जिंक सल्फाइड, तो क्या इनको पहले से ही पता था कि यहाँ जिंक सल्फाइड मुझे लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है? ऐसा कुछ नहीं था। देखो, एक्सपेरिमेंट जब करता है ना कोई इंसान, तो पागल हो जाता है, वो पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी, ठीक है। तो बिना जिंक सल्फाइड के भी एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई नतीजा नहीं निकला। जब वो बिना जिंक सल्फाइड के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब भी उन्होंने यही काम किया होगा। इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड रेज के फॉर्म में दिख नहीं रहे थे, इनविजिबल रेज थी। तो ये इनविजिबल रेज दिख नहीं रही थी, तो कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा था। क्लियर है? तो उन्होंने सोच के देखा कि क्यों नहीं यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल लगाया जाए जिस पर चमक उत्पन्न होती हो, कोई चीज़ आके हिट करे और चमक। इस तरीके की चीज़ माइंड में चलती है जिसको करना होता है डिस्कवरी, ठीक है। तो इन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट, मतलब ये जो पीछे वाली प्लेट थी, यहाँ जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया था मटेरियल। ये फ्लोरिसेंस मटेरियल था, इससे सब कुछ पता चला था। यहाँ पर मतलब बीच बीच में जाकर के जैसे ये इलेक्ट्रॉन हिट करते, परफोरेटेड एनोड से निकलकर हिट करते, मतलब कैथोड रेज हिट करती यहाँ पर एनोड पर, और तुरंत स्पार्किंग बनती, हिट करती स्पार्किंग बनती। क्लियर? तो ये डिस्कवरी थी। अब उनको पता कैसे चला कि क्या मामला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इसको कैथोड रेज कहा था कि यहाँ से कैथोड रेज निकल रही है। क्लियर है? और ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती है, ये कैसे पता चला था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने क्या किया, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी की, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी की, और उन प्रॉपर्टीज को अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लो। क्लियर है? डिस्चार्ज ट्यूब है ये, प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज का क्या हो रहा है भैया? प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। क्लियर है? नहीं, अभी इसमें यहाँ तक ही नहीं रुके वो, जन समझना। वो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, इंस्पायर्ड हो गए इस एक्सपेरिमेंट से, और इंस्पायर्ड होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ कर डाला। उन्होंने क्या किया, ये मटेरियल चेंज कर करके देखे, इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरह से करके देखा। क्योंकि जब अपन को कुछ सक्सेस मिल जाती है ना, अपन और इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो वही हुआ था जे थॉमसन के साथ। उन्होंने क्या करके देखा भैया, यहाँ जो गैस थी इसको चेंज करके देखा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड के मटेरियल थे इसको चेंज करके देखा, तो हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ चमक आ रही थी। तो उससे बहुत कुछ उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले थे कैथोड रेज के बारे में। क्लियर है? नहीं? और कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये उन्हें कैसे पता चला था, ये क्या टर्निंग पॉइंट था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली उन्होंने कह दिया था कि सब एटम यानी हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैसे कह दिया था? अभी तक तो सिर्फ कैथोड रेज ही डिस्कवर हुई, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इनको पता नहीं चला था। वो धीरे धीरे और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, तब पता चला था। क्लियर? अब अपन डिस्कस करने वाले कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब हमें धीमे धीमे पता चलेगा कि हाँ, इन रेज के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये बार इसको नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। चलो देखो, अब आगे की बात करते हैं। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, सीधा सा बात है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है भाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वह एनोड की तरफ जा रही है। अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, कैथोड को परफोरेटेड करके देख लेते हैं, कैथोड में छेद करके देख लेते हैं। तो कैथोड में को परफोरेटेड करके देखा जाए तो पीछे की तरफ जो डिस्चार्जिंग हो रही, जो मतलब कैथोड रेज थी वो नहीं जा रही थी। क्लियर है? नहीं? यानी कैथोड रेज एनोड की तरफ ही जाती हैं, यानी इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करती हैं। अच्छा, अब ये पता लग गया कि ये मूव किस तरह कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है या ये ऐसे लहरियादार लाइन में, कर्व्ड पाथ में चल रही है ये, या स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका कैसे पता चलेगा? तो उनका दिमाग काम किया, उन्होंने क्या किया, एक कोई ऐसा मटेरियल रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया कि जैसे ही इस पर कैथोड रेज हिट करेंगी इस मटेरियल को, भाई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक मटेरियल रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जैसे ही कैथोड रेज इस ऑब्जेक्ट को हिट करेंगी, क्लियर है, तो पीछे की तरफ एक शैडो बनेगी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रही होंगी तो शैडो एग्जैक्ट पीछे बनेगी, और अगर ये कर्व्ड पाथ में चल रही होंगी तो शैडो ऊपर या नीचे बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? उस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे ना बन के शैडो, जो छाया बनेगी वो ऊपर या नीचे बनेगी, ठीक है। तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन because these rays makes a shadow exactly behind the object which placed in the path of rays. इन रेज, ये इन कैथोड रेज के रास्ते में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये एग्जैक्टली ये रेज एक शैडो बनाती हूँ उस ऑब्जेक्ट के पीछे। तो एग्जैक्ट पीछे शैडो तभी बन सकता है जब कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो भैया। क्लियर है? नहीं तो ऐसे पता चलता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही है। थर्ड, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे होती है?
देखो किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो पार्टिकल आके किसी चीज़ पर हिट करता है तो वो उसको घुमाने लगता है। अगर कोई चीज़ घूमने वाली उसके बीच में रख दी जाए तो घूमने वाली चीज़ पैडल व्हील्स, छोटे छोटे व्हील, स्मॉल स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल व्हील्स रखेंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, छोटे छोटे स्मॉल व्हील्स रख दिए गए। साइकिल के बड़े बड़े पहियों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे छोटे स्मॉल व्हील्स रख दिए गए और इन व्हील्स पर जब हाई काइनेटिक एनर्जी की कैथोड रेज टकराती हैं, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी की, तो ये व्हील्स घूमने लगते हैं। अगर कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो व्हील्स नहीं घूमते। व्हील्स इसलिए घूम रहे, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं भैया, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चीज में है तो इसका मतलब कि वहां पर कोई ना कोई मास है, यानी कि कैथोड रेज कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है भैया जिनका m मास है। यहां से पता चला था सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो बात की बात है, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होता है कि ठीक है। उस वक्त कैसे पता चला था कि इन कैथोड रेज में m मास का पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी से पैडल व्हील्स को हिट करवाया गया, पैडल व्हील्स घूमने लग गए, दैट मींस इन कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी रखने वाला पार्टिकल है m मास का, ठीक है। अगला, तो दे आर मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स हैव m मास। क्लियर हो गया यहाँ से। चलो, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। और कई तरीके थे इन पर चार्ज को पता करने के। क्या करा जाए, अब जरा ध्यान दो, क्या करा जाए। ये जो पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर और नीचे बड़े बड़े 2 प्लेट और लगाए गए। डिस्चार्ज ट्यूब में सर पहले से अंदर 2 प्लेट है, एक एनोड एक कैथोड। इस पूरी की पूरी ट्यूब के बाहर 2 वो लगा दिए गए, मतलब 2 रॉड लगा दी गई, बड़ी बड़ी प्लेट लगा दी गई। एक पर प्लस लगा दिया जाए चार्ज, एक पर माइनस लगा दिया जाए, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया। जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये जानने के लिए कि क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट आ रहा है क्या कैथोड रेज पर। तो अंदर जो कैथोड रेज चल रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुई और वो किधर चलेगी, एनोड की तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही गई। जैसे आपने नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट लगी हुई तो ये नीचे गिरने लगी, और अगर आप पॉजिटिव प्लेट को ऊपर लगा दोगे तो ऊपर जाने लगेंगी। तो इससे क्लियर पता है कि यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि कई साइंटिस्टों के मन में सवाल आता है कि क्या पता वैसे हो रहा हो, प्लेट लगा के देखो तो उससे भी यही हो रहा था कि पॉजिटिव की तरफ ही जा रही, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। यानी कि स्मॉल m पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से मिलकर बनी। कुछ समझ में आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी हिट कर रही है तो स्मॉल m पार्टिकल का, स्मॉल m मास का पार्टिकल इन कैथोड रेज में है, स्मॉल m मास का पार्टिकल इन कैथोड रेज के अंदर है, और स्मॉल m मास का पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज भी है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा 9th-10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक इफेक्ट से होकर गुजरता है तो वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इससे भी पता लगा यह कि मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा गया तो वहां से भी डिफ्लेक्टेड हो रहे थे ये चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कैथोड रेज। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये तो पता लगा ही दिया, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रही थी, और फ्लोरोसेंस ग्रीन कलर की प्रोड्यूस हो रही थी। और बता दूं मैं आपको, यहाँ ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रही थी। ये फ्लोरोसेंस क्या होती थी, मतलब ग्रीन कलर की लाइट की चमकना, ये तो फ्लोरोसेंस है, ठीक है। तो जैसे जिंक सल्फाइड के मटेरियल पर ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये कैथोड रेज हिट करती तो हरा हरा सा प्रकाश निकलता, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी हो गई इनकी। दे प्रोड्यूस एक्स रेज प्रोड्यूस करती है ये, दीज कोलाइड व्हेन दीज कोलाइड टू हैवी मेटल। देखो जब कैथोड रेज को हैवी मेटल पर कोलाइड कराया जाता है तो वहां से एक्स रेज निकलने लग जाती है, मतलब ये एक्स रेज का भी प्रोडक्शन करती है। एक और प्रॉपर्टी है इनकी, ये एक्स रेज भी निकाल सकती है किसी मेटल से, ठीक है। दीज आर इनविजिबल, दिखती नहीं है ये दिखती नहीं है, तभी तो फ्लोरोसेंस मटेरियल लेना पड़ा था हमको पीछे, एनोड के पीछे, परफोरेटेड एनोड के पीछे, और दिखती नहीं है, तभी तो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस हमने सबसे पहले पकड़ा था इन रेस को। ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस अगर प्रोड्यूस नहीं करती तो क्या पता हम पकड़ ही नहीं पाते इन रेस को। क्लियर है नहीं है। तो इन सब प्रॉपर्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसी से बाकी चीजें हमें धीरे धीरे पता चलने लगी, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस होता ही नहीं तो क्या पता हम पैडल व्हील भी ना लगाते, अंधेरे में तीर मारने जैसा होता फिर पैडल व्हील लगाना, क्या पता कुछ भी ना होता। तो ये सारी धीरे धीरे कहानी चल रही है। चलो, तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ E/M चार्ज एंड मास इन रेस की। देखो
ई बाई एम क्या चीज है, ठीक है। ई बाई एम का मतलब होता है जो ये कैथोड रेज हैं इन पर चार्ज है, सीधी सी बात है, और इनका मास भी है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने, और कैथोड रेज जो है ना इनका चार्ज और मास जो है ना उसका रेशो निकाला था, चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाला था, ठीक है। एक साइंटिस्ट और ये थे मिलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला था। फिर से सुन लो भाई, जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का डिस्चार्ज ट्यूब में, ये तो था ही। इसके बाद जे थॉमसन ने एक चीज और डिस्कवर की थी, ये जो कैथोड रेज है ना इनके पीछे लग गए वो, उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज पर चार्ज और मास का रेशो निकाला था। ये कैसे निकाला था मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको देखना नहीं है, ठीक है, बस आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, मैं बता दूंगा क्या होती है। दूसरी चीज, एक मिलिकन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन पर, इन दोनों के रेशो से मास निकल गया था इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारी चीजें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ई बाई एम की वैल्यू उन्होंने कैसे मतलब कैलकुलेट की थी। इसके लिए उन्होंने पता क्या किया था, गैस और इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर करके देखा। अरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड रखे हुए थे, एनोड कैथोड, तो वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बने होंगे, जैसे सिल्वर के इलेक्ट्रोड, जैसे गोल्ड के इलेक्ट्रोड। तो उन्होंने क्या करके देखा, उनको ये लग रहा था कि कैथोड रेज क्या पता इलेक्ट्रोड के मटेरियल से को चेंज कर देने से ज़्यादा निकल जाए, या क्या पता कम निकले, या क्या पता निकले ही नहीं, ठीक है। मतलब उनको ये डर था कि ये कैथोड रेज गोल्ड के इलेक्ट्रोड से निकल रही है क्या सिल्वर से भी निकलेंगी, क्लियर है, ऑक्सीजन गैस से निकल रही है या हाइड्रोजन से भी निकलेगी। तो उनके माइंड में ये चीज चल रही थी। तो उन्होंने दो काम किए, क्या उन्होंने चेंज करा, गैस को चेंज करके देखा, इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करके देखा, दोनों को चेंज करके देखा, क्लियर है ना। इस पहले गैस को चेंज किया, फिर इस मटेरियल को चेंज किया, फिर दोनों को चेंज किया, तो सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन कैथोड रेज निकलना बंद नहीं हुई। कैथोड रेज निकलती रही, पैडल व्हील को घुमाती रही, क्लियर है नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलती रही, ठीक है, और पॉजिटिव एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती रही, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती रही, फ्लोरोसेंस जनरेट करती रही, एक्स रेज निकालती रही, क्लियर है नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी, और ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पीछे जो है छाया बनती रही, तो ये सारी चीजें सेम ही रही। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम, either you change material of electrode or you change nature of gas. If you take oxygen gas, hydrogen gas, neon gas, whatever you take, any of gas you take in the discharge tube, properties of cathode rays remain same. Clear है, either you change also electrode material but properties of discharge ऑफ कैथोड रेज डजंट चेंज। मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी एज इट इज बनी रहती है। यहां से पता चला था कि ये कैथोड रेज फंडामेंटल है, मतलब ये हर चीज के अंदर से निकलती हैं, और इनके अंदर जो भी पार्टिकल है वो हर चीज में मिलते हैं, जिन्हें अपन आज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेटल सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, मेटल में भी, नॉन मेटल में भी, सब में होते हैं, ठीक है। चलो, कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। अभी आयोनाइजेशन क्या होता है, देखो एटम न्यूट्रल होता है, ये सब ये डाल्टन को भी पता थी, थॉमसन ने बताई थी। एटम न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कैथोड रेज इस न्यूट्रल एटम से कोलाइड करती है ना, तो भाई कैथोड रेज कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रोड से आ रही है, ध्यान समझ लें, इलेक्ट्रोड से। ये इलेक्ट्रोड से आ रही है तो गैस के एटम पर टकराएंगे, तो गैस के एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड वी हैव पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो कैटायन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। मतलब कैथोड रेज जब न्यूट्रल एटम्स पर टकराती हैं तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, क्योंकि एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं कि न्यूट्रल एटम का प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना। प्लस तो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, अलग हो जाएंगे दोनों। ड्यू टू आयोनाइजेशन सम कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम गैस ऑल्सो। मतलब कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये सिर्फ सर इलेक्ट्रोड के मटेरियल से ही निकलती है क्या, नहीं, मैक्सिमम तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल से निकलती है और कुछ गैस से भी निकलती है। गैस का आयोनाइजेशन होता है, कैथोड रेज ही गैस का आयोनाइजेशन करती है, वहां से भी निकलती है, क्लियर है नहीं। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर। ये जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था कि अलग अलग करके देखा,
फिर भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम रही, तो मतलब दैट मीन्स इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। जे थॉमसन ने एक और काम करके देखा जिससे पता चला था कि हाँ इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और डिस्कवर किया था E/m, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशो का एक एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा सा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को गिरा के देखा था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी स्पीड को बैलेंस किया था और वहां से चार्ज और मास का रेशो पता लगा था उसको, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर मास है, ये चीज उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व कर ली थी। चार्ज कैसे है, क्योंकि ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही है। मास क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी पैडल व्हील को हिट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो थी ये थी। तो कैथोड रेज पर कितना चार्ज है कितना मास है, इसका रेशो जब निकाला गया तो कोई भी गैस ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल ले लो, ये हमेशा आता है 1.75, याद रख लो इसको, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ये हमेशा सेम आता है। तो उन्होंने क्या कहा, ऑन चेंजिंग गैस या इलेक्ट्रोड मटेरियल द चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। चार्ज अपॉन मास रेशो भी कैथोड रेज का सेम ही रहता है। मतलब कैथोड रेज ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसका m मास है, क्लियर है नहीं है। और ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है हर मटेरियल का, जिसका चार्ज अपॉन मास रेशो भी सेम रहता है और जिसकी प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी सेम रहती हैं। तो ये चार्ज अपॉन मास रेशो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये कभी भी गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे ऑक्सीजन गैस लो चाहे नाइट्रोजन गैस लो, ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप गोल्ड का इलेक्ट्रोड लो चाहे सिल्वर का, ये हमेशा यही आता है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन देखते हैं कि चार्ज की डिस्कवरी मिलिकन ने की थी और मास कैसे निकला, फिर एक बार इसको नोट करो। चलो तो अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि देखो ये E/m जब सेम आया हर मटेरियल के, तो हम लिख सकते हैं ऑन चेंजिंग गैस या इलेक्ट्रोड मटेरियल, गैस को चेंज कर दो चाहे इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दो, चार्ज अपॉन मास रेशो, चार्ज मास रेशो जो था ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, विच आल्सो सजेस्ट द इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन यानी कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशो भी सेम ही रहता है, चाहे आप गैस को चेंज करो चाहे इलेक्ट्रोड के मटेरियल को, जिससे भी हमें ये पता चलता है कि हाँ ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी मिलिकन ने वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इट्स एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जो था ना, उसके बेसिस पे इन्होंने चार्ज की वैल्यू बताई थी, डायरेक्ट नहीं निकाली, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। वैसे इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताया था, लेकिन उसको कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आता है। अच्छा, इसके बाद अपने आप देखो, चार्ज हमको इलेक्ट्रॉन पर पता है, इलेक्ट्रॉन का E/m भी पता है, तो फिर इन दोनों देखो E/m किसने दिया था, थॉमसन ने, चार्ज किसने बताया था, मिलिकन ने, दोनों के डेटा को मिलाया गया और मास निकाल लिया गया। कैसे मास को निकाल लो, अब चार्ज अपॉन मास कर दो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशो रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा, यहाँ पे रख दो, और चार्ज अपॉन मास रेशो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, वो रहा, वो यहाँ रख दो। चार्ज की यूनिट कूलाम, चार्ज अपॉन मास रेशो की यूनिट कूलाम अपॉन केजी, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो केजी बचा, दैट मींस चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो मास ही तो बचेगा। इस रेशो से मास आ गया, कितना आया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ऐसे इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल आया, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्लियर है, नोट कर लो इसको, यहाँ आपने नोट कर लिया, उधर वाला पोर्शन नोट कर, स्क्रीनशॉट ले। चलो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास रेशो के बाद, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू के बाद और इलेक्ट्रॉन पर मास की वैल्यू के बाद फिर बात करते हैं अपन प्रोटॉन की। क्लियर है ये, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एटम के अंदर है तो थॉमसन ने तुरंत ये कहा, क्लियर है, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। लोग और पीछे लग गए, ठीक है ना, फिर लोग कैथोड ये क्या बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे लग गए, इसमें मटेरियल बदल के देख रहे हैं, ये जो गैस भरी हुई है इसका प्रेशर चेंज करके देख रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज चेंज करके देख रहे हैं, पीछे लग गए कि हाँ
अगर नेगेटिव पार्टिकल एटम के अंदर है तो पॉजिटिव पार्टिकल भी जरूर होगा। क्लियर है ना? ये जो मतलब थिंकिंग थी ये कहीं ना कहीं डेवलप हुई। गोल्डस्टीन ने सक्सेस हासिल की और प्रोटॉन की डिस्कवरी करके बताई। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से थोड़ी सी अलग है, जरा समझने की कोशिश करो। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो डिस्चार्ज ट्यूब में ही किया था। टेक गैस, इन्होंने जो गैस ली थी ना ये थोड़ी सी हाई प्रेशर पर ली थी, 10⁻⁻1 mmHg, मतलब 100 गुना प्रेशर ज्यादा लिया था, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लिया था। क्लियर है नहीं है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो दूसरा पार्टिकल होगा पॉजिटिव पार्टिकल, ये कोई दूसरा इसके अगेंस्ट पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा के देखते हैं। प्रेशर ज्यादा होगा गैस का तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या पता वो पार्टिकल निकल आया उस प्रेशर से, तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा करके देखा। परफोरेटेड कैथोड लिया इन्होंने कैसा, उन्होंने क्या पिछले एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने परफोरेटेड एनोड लिया था, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। वहन डिस्चार्ज मतलब कुछ पार्टिकल क्या पता कैथोड की तरफ जा रहे होंगे। क्लियर है? वहन डिस्चार्ज टेक प्लेस कलर्ड रेज प्रोड्यूस, जब इन्होंने डिस्चार्ज करा के देखा, हाई वोल्ट यहाँ से अप्लाई किया, ये परफोरेटेड कैथोड है, ये एनोड है, वही प्लस माइनस चार्ज है, यहाँ वही वैक्यूम पंप है, मैंने दिखाया नहीं है। ठीक है? प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया गैस का, तो इन्होंने क्या किया, जैसे डिस्चार्ज किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो कलर्ड रेज विजिबल, यानी कलर्ड रेज कॉल्ड एनोड रेज यहां से निकली, दिखी अपन को, जबकि कैथोड रेज इनविजिबल होती है। क्लियर है नहीं है? जबकि एनोड रेज विजिबल है, यहाँ पर उल्टा है, कैथोड का उल्टा एनोड है, तो एनोड रेज इनको बोला गया, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन्हें कलर्ड रेज बोला गया, कलर था इनमें। ठीक है? इन्हें कैनाल रेज इसलिए बोला गया, देखो कलर्ड रेज, एनोड रेज, कैथोड रेज, कैनाल रेज, तीन चीज ध्यान रखो, कलर्ड रेज, एनोड रेज, कैनाल रेज। एनोड इसलिए क्योंकि कैथोड का अपोजिट है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैनाल इसलिए क्योंकि कैनाल में से होके निकलती है, जो कैनाल से ना छोटी छोटी परफोरेटेड पोर्स है, इनमें से होके निकल रही है। चलो देखो होता क्या है, जरा मैं आपको फंडामेंटल समझाता हूँ। आप सोच रहे होंगे सर जैसे ये गर्म होगा यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, मतलब कैथोड रेज निकलेंगी, बिल्कुल। यहाँ जो गैस भरी हुई है, ठीक है ना, उस पर ये इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये कहाँ से आ रहे हैं पता है ना? ये कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, गैस के एटम्स यहाँ थोड़े ज्यादा है, ठीक है, तो उन गैस के एटम्स पर हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जैसे हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और निकल आता है, आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मैंने बताया था, और इलेक्ट्रॉन इनके निकल आते हैं, तो आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्लस आयंस बनने लग जाते हैं। ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये एनोड रेज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बनाते हैं। कैथोड रेज तो एनोड की तरफ चली जाती है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनसे मिलकर बनती है कौन सी रेज? एनोड रेज या कैनाल रेज। और ये एनोड रेज या कैनाल रेज किधर जाती है भाई? नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाती है, क्योंकि इन पर प्लस है। क्लियर है? कलर होता है इन रेज में। इस तरह डिस्कवरी थी। एक चीज, इन रेज के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, पैडल व्हील को हिट करके घुमा देती है। मास होता है इनके अंदर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, एग्जैक्टली पीछे वो बनता है इनका, वो बनता है, ठीक है ना। इसके फ्लोरिसेंस इनमें पाया जाता है, वही जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पे कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर भी फ्लोरोसेंस यानी चमक उत्पन्न होती है। तो ये सब मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन कुछ अलग चीजें यहाँ पर क्या है वो जरा सोचो। कैथोड रेज से अलग कैसे है ये थोड़ी सी? दे आर मेड अप चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज मूव टुवर्ड्स कैथोड। अरे कैथोड की तरफ मूव कर रही है ये रेज, तो दैट मींस ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई नहीं है। ठीक है? इनका ओरिजिन क्या है? देखो अगर कैथोड रेज की बात करें तो उनका ओरिजिन क्या होता था? इलेक्ट्रोड का मटेरियल, इलेक्ट्रोड से निकलती है। हाँ, गैस के अंदर से भी निकल रही है, लेकिन इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी होता था। ठीक है? यहाँ सिर्फ गैसियस आयन से निकलती है। ठीक, गैसियस आयन जो होता है नॉट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से नहीं निकलती है, गैस के आयन से। कुछ बच्चे ऐसे समझ बैठते हैं ये एनोड से निकल रही होंगी, नहीं है इसलिए एनोड रेज नहीं, ऐसे नहीं, गैस से निकलती है ये। भाई एनोड कैथोड तो मेटल का टुकड़ा है, वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, आयन कैसे निकलेगा? ठीक, आयन तो गैस के अंदर से निकलेगा। क्लियर है नहीं? तो गैस पर जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ये प्लस आयन जो है ये चल पड़ेंगे ये रेज बन के। ठीक है? ये एनोड रेज है। ओरिजिन इनका गैसियस आयन, जैसे आप हाइड्रोजन गैस ले लोगे तो H+ आयन, हीलियम गैस ले लोगे तो हीलियम प्लस आयन, ऑक्सीजन गैस ले लोगे तो O2+ आयन, ऐसे इस तरीके के आयन जो है ये बनने लगते हैं। क्लियर है नहीं है? अब एक बात बताओ मेरे को, अपन ये कहते हैं कि कैथोड रेज डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर होता है, वही हाइड्रोजन के अंदर होता है, वही इलेक्ट्रॉन लोहे के मटेरियल के अंदर होता है, वही गोल्ड में होता है। तो ना तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज, और ना ही मटेरियल पर डिपेंड करता है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनाल रेज जो होती है ये डिपेंड कर जाती है नेचर ऑफ गैस पर। कैनाल रेज या एनोड रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है नहीं है? क्यों करती है जरा देखो, क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई है तो जो कैटायन बनेगा, कैनाल रेज क्या है, छोटे छोटे कैटायनों से मिलकर बनी हुई है। कैटायन छोटे साइज का बनेगा। हीलियम ले लिया तो बड़े साइज का कैटायन, उसका मास अलग होगा। ऑक्सीजन ले लिया तो और बड़े साइज का कैटायन होगा। मतलब ये हुआ कि कैनाल रेज के अंदर एक से ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब अलग अलग, मतलब एक गैस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हमेशा सिंगल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो ये कैनाल रेज जो होती है ये नेचर पे डिपेंड करती हैं। किसके? गैस के नेचर पे। गैस बदल दोगे तो कैनाल रेज भी बदल जाएंगी, अलग इंटेंसिटी की हो जाएंगी। ठीक है। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। एनोड रेज प्रोटॉन्स को नहीं कहते। जैसे आप कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स को कह देते हो, लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन्स को नहीं कहते, आयंस को कहते हैं, गैसियस आयंस को कहते हैं, कैटायंस को कहते हैं। ये ध्यान रखना है। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, दीज आर गैसियस आयन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एनोड रेज क्या, H+ आयन भी एनोड रेज बनाएंगे, हीलियम प्लस भी एनोड रेज बनाएंगे, ऑक्सीजन प्लस भी। तो एनोड रेज किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि अलग अलग गैस होगी तो अलग अलग साइज के आयंस होंगे, अलग अलग साइज के आयंस होंगे तो स्पीड भी कम ज्यादा हो जाएगी और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो वो वाली चीजें। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी उसी तरह से आती है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि जब, और अच्छा इसका कैसे पता चला कि गैस के नेचर पर डिपेंड करती है? क्लियर है? इसका पता चला चार्ज अपॉन मास रेशो से। मुझे खुद से सोच के बताओ कि चार्ज अपॉन मास रेशो अलग अलग आएगा, सेम आएगा? चार्ज अपॉन मास रेशो सेम नहीं आएगा। कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशो हमेशा सेम आता है, चाहे आप कोई सी भी गैस लो, क्योंकि किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ गैस पर डिपेंड कर रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छठा पॉइंट है, चार्ज अपॉन मास रेशो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज अपॉन मास रेशो इज डिफरेंट। भाई जैसे अपन ने चार्ज अपॉन मास रेशो कैथोड रेज का निकाला, ऐसे एनोड रेज का भी निकाला होगा। ऑक्सीजन गैस भर के निकाला, फिर नाइट्रोजन गैस भर के निकाला, फिर हीलियम, अलग अलग गैस का निकाला। तो क्या पता चला कि चार्ज अपॉन मास रेशो सेम नहीं है, अलग अलग आ रहा है। चार्ज अपॉन मास रेशो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, अलग अलग गैसों का चार्ज और मास रेशो अलग अलग आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हम लेंगे हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, इन तीनों में से कौन सी गैस है जिसका चार्ज अपॉन मास रेशो सेम आएगा? सॉरी अलग आएगा, ज्यादा आएगा, सेम नहीं ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है तो इसका सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम इसका, सबसे ज्यादा मास इसका होता है। तो इधर चल रहे तो हम कह रहे हैं मास ऑफ गैस इंक्रीज, यानी गैस का मास बढ़ता जा रहा है, और गैस का मास बढ़ेगा तो चार्ज, भाई चार्ज यानी ई अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास रेशो क्या होगा? कम होगा, घटता जाएगा ना। तो चार्ज अपॉन मास रेशो अलग अलग आएगा, यानी डिफरेंट चार्ज अपॉन मास रेशो आ जाए। समझ में आया नहीं? यानी चार्ज अपॉन मास रेशो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। जबकि कैथोड रेज में क्या होता था, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन, सबके अंदर से इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते थे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स हो जाता था, तो ये भी फिक्स हो जाता था, ये चेंज नहीं होता था। ठीक है, तो अब फिर प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला कि इनमें प्रोटॉन्स होते हैं? ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो ये पता चला था, सबसे मेन पॉइंट कि ये चार्ज अपॉन मास रेशो सबसे ज्यादा किसके लिए है? ये चार्ज अपॉन मास रेशो, देखो मास ऑफ गैस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो सॉरी उल्टा बोल गया, मास ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ये पॉइंट पर उल्टा समझा दिया। गैस का मास कम होता जा रहा है, तो गैस का मास कम होता जा रहा है, तो मास कम होता, चार्ज अपॉन मास रेशो बढ़ेगा, तो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सबसे कौन सी गैस ऐसी होगी जिसका मास सबसे कम होगा? हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन गैस का मास ही सबसे कम होता है, तो हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम है, तो चार्ज अपॉन मास रेशो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं होगा। यहीं से पता चला था प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो द चार्ज अपॉन मास रेशो फॉर हाइड्रोजन गैस इज मैक्सिमम। क्लियर है?
मैक्सिमम। कैसे देखो, ये भाई हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा आयनाइजेशन से और हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, यानी एक प्रोटॉन मिलेगा। ये प्रोटॉन जो है ये जाएगा किसकी तरफ, इस तरह से बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, एक के अंदर से एक निकलेगा। ये प्रोटॉन चलेंगे किसकी तरफ चलेंगे, परफोरेटेड कैथोड की तरफ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक ही तो प्रोटॉन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, अरे एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का एटम न्यूट्रल है, तो हाइड्रोजन का एटम न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो एक ही प्रोटॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस का चार्ज अपॉन मास रेशो एक ही प्रोटॉन की वजह से आ रहा था और वो सबसे हाईएस्ट आ रहा था। जरा समझना, हाइड्रोजन गैस का चार्ज अपॉन मास रेशो सबसे ज्यादा आ रहा था, क्लियर है नहीं, और वो रेशो एक प्रोटॉन की वजह से आ रहा था। जरा समझना, वो रेशो किसकी वजह से आ रहा था, एक प्रोटॉन की वजह से। हमें कैसे पता चला हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही तो प्रोटॉन होगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा कि ना उसका। ये तो वैसे भी समझ लो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई पहले, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर है, ये डिस्कवर थॉमसन ने ये डिस्कवर करके दे दिया था कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें एक ही प्रोटॉन है, ये कैसे पता चलेगा, भाई न्यूट्रल है ना हाइड्रोजन का एटम, न्यूट्रल तभी तो होगा जब उसमें एक ही प्लस पार्टिकल हो, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, इसका रेशो सबसे ज्यादा आ रहा था हाइड्रोजन गैस का। तो इससे पता चला कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक ही होते हैं नंबर में, और उसका चार्ज और मास रेशो हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम आता है। हाइड्रोजन गैस का चार्ज अपॉन मास रेशो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इसको नोट कर लो। और हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के केस में, हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस के केस में एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एनोड रेज, और वी कैन से कैनाल रेज, एनोड रेज मेड अप बाय प्रोटॉन्स। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में हम कहते हैं कि एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, एक प्रोटॉन से मिलकर। क्लियर है नहीं? बाकी कोई गैस होगी तो उसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप हीलियम लेते हो, हीलियम प्लस लेते हो, तो हीलियम के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा समझना, हीलियम प्लस में 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हीलियम प्लस सिर्फ प्रोटॉन थोड़ी है, दिमाग लगाने वाली बात है। हीलियम प्लस सिर्फ प्रोटॉन थोड़ी है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हीलियम प्लस से बनने वाली एनोड रेज जो होंगी वो सिर्फ प्रोटॉन से मिलकर बनेगी? नहीं होगा ऐसा। क्लियर है? ये तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस के केस में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो H+ आयन बन गया। ये H+ आयन कैनाल रेज है, ये कैनाल रेज प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के बराबर है। ये कैनाल रेज एक प्रोटॉन के बराबर है। बाकी कोई गैस लेंगे तो कैनाल रेज तो बनेगी, लेकिन वो एक प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए वो डिपेंड कर जाएंगे, एनोड रेज डिपेंड कर जाएंगी गैस के नेचर पर। लेकिन हाइड्रोजन गैस में एनोड रेज किससे मिलकर बनी होती, प्रोटॉन। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बुक्स में भी यहाँ पर कई बार इवन गलती कर देते हैं, लिख देते हैं कि एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन गैस, ठीक है ना। एनोड रेज मेड अप बाय प्रोटॉन्स, नहीं, एनोड रेज नॉट मेड अप बाय ओनली प्रोटॉन्स। एनोड रेज में प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि गैसियस आयन में जरूरी थोड़ी है प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उसमें। लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो निकल जाता है, सिर्फ प्रोटॉन बचता है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस एनोड रेज मेड अप बाय ओनली प्रोटॉन, यानी एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम लास्ट चीज देखेंगे, E/m रेशो ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी इसी तरह से, जो हाइड्रोजन गैस है उसकी जो कैनाल रेज है वो सिर्फ एक प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। तो उस प्रोटॉन का E/m रेशो निकाल के देखा गया तो वो आया 9.58 × 10⁻⁷ कूलम पर kg। तो देखो E/m मतलब चार्ज और मास का रेशो जो प्रोटॉन के लिए निकला वो 9.58 × 10⁻⁷ कूलम पर kg निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था अपन ने, ठीक है। फिर चार्ज जो प्रोटॉन पर निकाला गया वो सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव लेते हैं, और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव। वैल्यू सेम होती है, एम्पलीट्यूड सेम होता है दोनों पर, माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। क्लियर है?
मास कैसे निकाला गया जरा याद करो, इलेक्ट्रॉन पर कैसे मास निकाला जाता है, चार्ज मास रेशो और चार्ज दोनों को वो कर देते हैं डिवाइड, चार्ज अपॉन चार्ज मास रेशो। ऐसे ही यहाँ करो, प्रोटॉन का मास कैसे निकलेगा, प्रोटॉन पर चार्ज ये रहा, ठीक है, इसका चार्ज बाई मास रेशो ये रहा, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, चार्ज से चार्ज, कूलम से कूलम कैंसिल, किलोग्राम में आंसर आएगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, पावर से ही पता चल रहा है, वहाँ आता था 9.1 × 10⁻31 kg, पावर से ही बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर आप अल्फा पार्टिकल का E/m निकालोगे तो क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल का E/m, ठीक है। तो एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ है, ये हीलियम+2 आयंस होते हैं, जरा सुनो, ये हीलियम+2 आयंस होते हैं, मतलब हीलियम+2 आयंस की कैनाल रेज आप बना दो, अरे हीलियम गैस को भर दो डिस्चार्ज ट्यूब में और उस पर क्या टकराओ, इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर होते हैं, अपन जानते हैं हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 2, न्यूट्रल है ये, क्लियर। न्यूट्रॉन तो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, अपन वैसे आज की डेट में जानते हैं कि न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं, वो तो बात की बात है, ठीक है। प्रोटॉन 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जैसे इस पर हीलियम पर क्या टकराएगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएंगे आयोनाइजेशन से, सिर्फ 2 प्रोटॉन बच जाएंगे, तो He+2 आयन हम इसको लिख सकते हैं। कैनाल रेज इसकी बनेंगी और ये कैनाल रेज परफोरेटेड कैथोड से हिट करके जिंक सल्फाइड पर पड़ेंगी, फ्लोरोसेंस बनेगा वगैरह वगैरह। तो ये अल्फा पार्टिकल होते हैं He+2 आयन। इन पर E/m सेम थोड़ी, ये थोड़ी आएगा, ये तो सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन का E/m है भाई। अगर हम कैथोड रेज की बात करें, अपन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की बात करें, जो कैथोड रेज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से मिलकर बनती होती है, तो उनका E/m तो हमेशा सेम आता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। लेकिन यहाँ इसका अल्फा पार्टिकल का जो E/m आएगा वो क्या आएगा, एक प्रोटॉन के E/m से डबल आएगा, ठीक। हम लिखेंगे E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ E/m ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में 2 प्रोटॉन से मिलकर बनने वाली क्या है, कैनाल रेज है, 2 प्रोटॉन से मिलकर बनने वाली कैनाल रेज है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो E/m जो आएगा एक प्रोटॉन का, उससे डबल E/m आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कैनाल रेज गैस की नेचर पर डिपेंड करती है कि गैस ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि हीलियम है, क्लियर है नहीं है। तो कुल मिलाकर अच्छा एक चीज, फंडामेंटल पार्टिकल कैसे है प्रोटॉन, वो ऐसे है क्योंकि प्रोटॉन भी हर मैटर के अंदर ही होता है, हर मटेरियल हर एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है भाई। इलेक्ट्रॉन अगर फंडामेंटल मटेरियल है, उसको बैलेंस करने वाला प्रोटॉन भी फंडामेंटल ही होगा, सारी की सारी। बस एक चीज अंतर ये है कि प्रोटॉन एक भी हो सकता है कैनाल रेज में, एक से ज्यादा प्रोटॉन भी एक साथ हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी अगर अपन बात करें तो सिंगल फॉर्म में निकलता है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्लियर। और कैनाल रेज बड़े बड़े आयन से छोटे छोटे गैसेस आयंस के फॉर्म में निकलते हैं, ये अंतर होता है। तो E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आएगा, 2 × 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg, डबल हो जाएगा। आप किसी दूसरे के लिए निकालोगे तो और भी ज़्यादा आ सकता है, प्रोटॉन पर डिपेंड कर जाएगा, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें अपन ने आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन चलेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जरूरत क्यों है यहाँ पर, इसलिए है क्योंकि मास ऑफ एटम, जरा सुनो, इसी चीज से आपको पता चल जाएगा, मास ऑफ एटम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन आज की डेट में। लेकिन जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था उससे पहले इलेक्ट्रॉन भी आ गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास जोड़ देते थे हम, तो मास ऑफ एटम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। एटम का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से नहीं आ रहा था, जस्टिफाई या काउंट नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंट से जो किसी एक एटम का मास, हम हीलियम एटम का मास कुछ निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंट से, और जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें थे उनका मास जोड़ देने से वो अकाउंट नहीं हो रहा था, जस्टिफाई नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं था ना, न्यूट्रॉन की कमी हमें फील होने लगी थी। फिर जो है चैडविक ने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर दिया था। कैसे किया था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम मॉडल बताएंगे, थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल क्या था, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, बोर्स का मॉडल क्या था, इनकी बात अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।